नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत में इस समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भारत में हैं और वो लगातार कई एक स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं। और सबसे मज़े की बात जो है वो ये है कि उनका जो स्टेटमेंट आया एक कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस समय पैरालाइज्ड है और डिसफंक्शनल है। अब जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का इस तरह का स्टेटमेंट आना मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करता है, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनका स्टेटमेंट समझिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पैरालाइज्ड एंड डिसफंक्शनल। ये सावा कोरोसी ये इनका नाम है, जो हंगेरियन नागरिक हैं। इनका कहना ये है, हालांकि मोदी जी इनसे मिले और उन्होंने कहा कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दोबारा सही करने की आवश्यकता है, इस समय सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, केवल 5 प्रमुख देश रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जबकि पिछले 75 साल में, 80 साल में या 78 साल में इकोनॉमी पूरी बदल चुकी है, देश संसार की परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और संसार के सब्जेक्ट बदल चुके हैं। जिस समय साइन हुआ उस समय 45 मेंबर थे, आज की तारीख में 193 मेंबर्स हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशन सभी मामलों में लगभग संसार के उसमें नेगोशिएट करता है, या तो वो सीधा नेगोशिएट करता है या फिर उसकी 6 ऑर्गन में से कोई नेगोशिएट करता है, ये या फिर स्पेशलाइज एजेंसियां उसकी हैं जो उसको नेगोशिएट पूरे संसार में हर विषय को नेगोशिएट करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के विषय हों, चाहे वो रिलीजियस कन्वर्जन के विषय हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी के विषय हों, चाहे वो मेडिसिन के विषय हों या हेल्थ की प्रॉब्लम हो या इंटरकनेक्टिविटी की समस्या आती हो। इस तरह के जितने वैश्विक सब्जेक्ट हो सकते हैं उन सभी वैश्विक सब्जेक्टों को इस समय यूएनओ डील करती है। अब सोचिए कि 1945 में बना हुआ संगठन, मैं कहता हूं एक 1919 में संगठन बना था जिसका नाम लीग ऑफ नेशंस था। लीग ऑफ नेशन अपने 20 वर्ष भी सही से पूर्ण नहीं कर पाया था, क्योंकि 1919 में बना और 1939 में 1939 में विश्व युद्ध हो गया था। आप सोचकर देखिए कि वो क्यों नहीं हो पाया था। लीग ऑफ नेशन के फेल होने के कारण थे कि वो नॉन नेगोशिएबल संगठन बना दिया गया था, यानी कि जिसको आना है वो आए और उसके नियमों में बदलाव नहीं होगा, सबको मानना पड़ेगा, जो जाना चाहे वो चला जाए। तो मेंबर आए और धीरे धीरे करके जाते चले गए। दूसरा, उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं था कि कोई भी युद्ध कर देता है दूसरे देश पर, लेकिन लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाता। तो ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो ही गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन को बदलकर यूनाइटेड नेशंस बना दिया गया। यूनाइटेड नेशन में फिर वही 5 प्रमुख देश सामने आ गए, एक सिक्योरिटी काउंसिल बना दी गई। सिक्योरिटी काउंसिल का काम वैश्विक जो पीस है, मैटर ऑफ पीस है, पैसिफिक कन्फ्लिक्ट हैं, उनको सॉल्व करना था और उस पर इनिशिएट करना था। मेरा मानना यह है कि आज भी सिक्योरिटी काउंसिल अपना पूरा फंक्शन नहीं निभा पाई। अफगानिस्तान उसका इलस्ट्रेशन है, यूएस उसका परमानेंट मेंबर है, लेकिन अफगानिस्तान में किस प्रकार से मारकाट इस्लामिक चरमपंथ की वजह से हुई, या संसार में इस्लामिक चरमपंथ किस प्रकार से संसार को नष्ट कर रहा है। एक रिलीजन को ख़त्म नहीं कर पाए ये लोग, एक रिलीजन को किसी भी तरह से डिमिनिश नहीं कर पाए, या रिलीजन को सबक नहीं सिखा पाए, या रिलीजन को मैं कहूँ रेगुलेट नहीं कर पाए। वो रिलीजन इतना खतरनाक होता चला गया कि आज संसार के किसी भी कोने में कुछ भी वो करते हैं और साथ में स्टेटमेंट देते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, पाकिस्तान खुद भी इस्लामिक चरमपंथ से पगलाया हुआ है। अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन चरमपंथ इस्लामिक चरमपंथ से पगलाया हुआ है। इस प्रकार संसार के कितने ही कंट्री ऐसे हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक हैं या इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन वो स्वयं इस्लाम से पागल हैं। पागल से मतलब इस्लाम से परेशान है। इस्लाम से परेशान इसलिए हैं कि मेरा इस्लाम सही कि तेरा इस्लाम सही, खुदा का इस्लाम सही कि बंदे का इस्लाम सही, अल्लाह का इस्लाम सही या मुल्ला का इस्लाम सही, मुल्लाओं में अलग अलग मुल्लाओं का इस्लाम सही, अलग अलग हदीसों का मामला है, और सबकी एक थ्योरी पीस ऑफ ये रिलीजन ऑफ पीस है। न मिले तो पीस में पहुंचा दो तो अपने आप पीस मिल जाता है, यानी कि रेस्ट इन पीस में व्यक्ति को पहुंचाओ तो वो हो जाता है। कुल मिलाकर यूएस खुद भी जो अफगानिस्तान को सही नहीं कर पाया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, आज भी इराक में वो बैठा हुआ है, लेकिन इराक को भी वो रेगुलेट नहीं कर पाया, केवल उसको तेल पानी वहाँ से चाहिए।
और यूएस खुद में एक सरकार बैठती है तो वो कहती है इस्लामिक चरमपंथ है, दूसरा सरकार बैठती है तो वो कहती है हम दोस्त हैं। तो डेमोक्रेट और रिपब्लिक भी अपने अपने आप में अलग अलग बात करते हैं। डेमोक्रेट्स के इस्लामिक लोग दोस्त हैं और रिपब्लिक उनको संकट संसार के लिए मानते हैं। तो जब भी रिपब्लिकन पार्टी बैठती है तो फिर वो कुछ दूसरे, ट्रंप की बात कर लें या बुश जूनियर की बात कर लें, बुश सीनियर की बात कर लें, मतलब जो भी कहना चाहें, और जब भी वो बैठते हैं तो वो दूसरी तरह से फंक्शन करते हैं, दूसरा बिहेव करते हैं। और जैसे ही डेमोक्रेट बैठ जाते हैं तो वो दूसरे तरह से बिहेव करते हैं और वो संसार की सेकुलर पार्टियों को, सेकुलर कंट्रियों की तरफ कम ध्यान देकर वो उनको अपना मित्र बना लेते हैं। तो कैसे यूएस एक कंट्री जो सब संसार का दादा बना हुआ है इस समय, या वो अग्रणी भूमिका में है यूएनओ में, वो नहीं कर पा रहा। तो अब इनका कहना बिल्कुल सही यहाँ चरितार्थ होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल खुद में वो डिसफंक्शनिंग हो चुकी है, इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल में तत्काल रिफॉर्म की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफें करी। उन्होंने कहा कि भाई भारत के प्रधानमंत्री का जो यूक्रेन में रोल था, जो रशिया में रोल था, या जो कोविड के टाइम पर संसार में रोल है, या फिर श्रीलंका में जो संकट आया हुआ है उसमें रोल है, और संसार के किसी भी संकट में, संसार के किसी भी पैरालाइज सिस्टम या संसार का कोई ऐसा सिस्टम जो संसार में नुकसान दे रहा है, उसको सही करने के लिए भारत एक ऐसा कंट्री है जो हर विषय पर पार्टिसिपेट करता है। इसलिए भारत की प्रबल दावेदारी बनती है। समस्या है कहाँ? उनका कहना है कि यूएनजी ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो खुद में डिवाइडेड है। कुछ कहते हैं रिफॉर्म होना चाहिए तो कुछ कहते हैं रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। कुछ कहते हैं अफ्रीका से ही आना चाहिए, कुछ कहते हैं कि यूरोप से नंबर बढ़ना चाहिए, कुछ कहते हैं एशिया में रिप्रेजेंटेशन है चाइना का इसलिए नहीं बढ़ना चाहिए, तो कुछ दूसरी बात कहते हैं, कुछ अमेरिकन, लैटिन अमेरिका में कॉम्पिटेंट कंट्री हैं ब्राज़ील जैसे, लेकिन उसको अमेरिका नहीं चाहता कि वो कहीं से आए। यूरोप के अंदर कंट्री हैं, जर्मनी आ सकता है, लेकिन उसको फ्रांस नहीं चाहता कि वो किसी तरह से आए। एशिया के अंदर भारत, और संसार में किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट पर सबसे बड़ा दावेदार अगर कोई है तो वो भारत है। भारत दावेदार होने के बावजूद सबसे ज़्यादा 20% के लगभग 18-20% हम संसार की पॉपुलेशन है, और संसार की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा भाग हम डील करते हैं। संसार विश्व की ये 5वें नंबर की इकोनॉमी, 3रे नंबर की इकोनॉमी हम कहते हैं, लेकिन वेल्थ के मामले में कुछ 5वां नंबर भी आता है। तो हम विश्व की बड़ी इकोनॉमी, एशिया की तो सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक हैं ही, विश्व की इकोनॉमी में भी हैं। G20 के हम प्रधान देश हैं। G7 में हम कहीं ना कहीं एसोसिएटेड मेंबर हैं, क्योंकि G7 का भी काम हमारे बगैर नहीं चल सकता। यूएनओ में, सिक्योरिटी काउंसिल में हमको 2 साल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली, हमने अपना रोल प्ले किया। इसलिए संसार के किसी भी विषय में आज अगर निर्णय करना हो तो ये निश्चित है कि भारत के बगैर निर्णय नहीं हो सकता। भारत को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। पूरे विश्व के व्यापार का 50% व्यापार केवल भारत से चलता है। इन्वेस्टमेंट कहीं चाहिए तो भारत में चाहिए, वर्कफोर्स कहीं है तो भारत के पास है, यंग कंट्री संसार का कोई है तो भारत है। भारत की ऐसी भी सिचुएशन है कि वो संसार के लगभग बीच में है। संसार के लगभग बीच से मतलब है कि अगर हम क्रिश्चियन कंट्रियों को एक तरफ निकाल दें तो क्रिश्चियन कंट्री में यूएस, मतलब अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, और दूसरे हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं। इधर अफ्रीकन के बाद अब यूरोप बचा, यूरोप के बाद सेंट्रल एशिया बचा, मतलब ईस्ट एशिया बचा, वो सेंट्रल एशिया बचा। तो अब इसमें जो एशिया में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें मुस्लिम पॉपुलेशन भी भारत में, संसार में सबसे ज़्यादा है। संसार का एक रिलीजन अकेला भारत में आता है जो संसार का 3रे नंबर का बड़ा रिलीजन है। संसार की पॉपुलेशन 2रे नंबर की हमारे पास आती है। दूसरा, समुद्र हमारे पास है। समुद्र के अलावा सबसे ऊंचा पहाड़ हमारे पास है, सबसे ज़्यादा बारिश हमारे यहाँ होती है, पठार भी हमारे पास हैं, या मरुस्थल भी हमारे पास हैं, पीरिनियल रिवर भी भारत में है, और नॉन पेरिनियल रिवर भी भारत में है। कुल मिलाकर भारत की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो संसार के हर प्रकार की जलवायु और हर प्रकार की चीज़ें भारत में आवश्यक पड़ती हैं। संसार की सबसे बड़ी मार्केटों में से भारत एक है। फिर भी भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है।
कारण जब वो ये कहते हैं कि जनरल असेंबली खुद में डिवाइडेड है दो हिस्सों में, तो फिर बात साफ समझ में आती है कि अब 193 कंट्री चूंकि इसके मेंबर बन चुके हैं और अब पॉलिटिकल सिनेरियो गुटबंदी संसार में हो ही चुकी है। तो एक गुट हमको पसंद करेगा, दूसरा नहीं करेगा। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद ये बात सामने आई है कि संसार के 193 में से लगभग 189 कंट्री हमारे पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। 3-4 कंट्रियों को अगर हम छोड़ दें, टर्की हमारे खुलकर पक्ष में नहीं आता, तो खुलकर अभी वो विरोध में भी पीछे था, लेकिन अब नहीं है। अमेरिका और चाइना ही पाकिस्तान और चाइना ही दो ऐसे कंट्री हैं जो हमारे विरुद्ध जाते हैं। बाकी कोई कंट्री सीधा हमारे विरुद्ध नहीं जाता है, अगर जाता भी है तो इनडायरेक्ट वे में आता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब 193 में से 189 कंट्री हमारे पक्ष में हों, जब हम वहाँ अपना परमानेंट जज चुनवाना चाहते हों, तो हमारे पक्ष में किस प्रकार की वोटिंग होती है वो हमको दिखाई दिया। जब हम ह्यूमन राइट कमीशन चुनवाना चाहते हैं तो भारत कैसे सामने आता है ये भी दिखाई देता है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि भारत इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, लेकिन संसार की गुटबंदी भारत को छोड़कर किसी और कंट्री का फुल सपोर्ट नहीं कर सकती, जिस प्रकार से भारत का सपोर्ट 98% कंट्री करते हैं। मैं ये कहूँ कि 98% सीधा नहीं करते, तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि 60% तो सीधा भारत का सपोर्ट करते हैं, बाकी मजबूरन भारत का सपोर्ट करते होंगे, लेकिन भारत का विरोध नहीं करते। तो फिर जब जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भारत में आए और वो मोदी जी से मिले, तो उनके मुंह से कुछ और निकला नहीं। उनका मानना पैरालाइज्ड है, डिसफंक्शनल है। जब तक इसमें रिफॉर्म नहीं होता है तब तक यूएनओ अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये भी है कि जब हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बढ़ाने की बात करते हैं तो पहले रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल से जाएगा, बाद में जनरल असेंबली वोटिंग होगी। जनरल असेंबली सीधा उनका कहना था कर नहीं सकती। मेरा मानना यह है कि यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जब यूएनओ ने पास किया था तो उस समय रशिया वीटो पर था। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन पास हुआ था जनरल असेंबली से, जबकि रेजोल्यूशन आना था सिक्योरिटी काउंसिल से। सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया चूंकि वीटो का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन पास किया था जनरल असेंबली ने। और जनरल असेंबली ने यह भी कहा था कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल किसी मामले में अपने कानून की वजह से या जो रेगुलेशन की वजह से फंक्शनिंग सही से नहीं कर पाता है, तो जनरल असेंबली भी अगर उस पर रेजोल्यूशन पास करता है तो उसका महत्व तो उतना ही होगा जितना कि सिक्योरिटी काउंसिल का है। इस यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन को रशिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चैलेंज किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी साफ कहा था कि भाई जनरल असेंबली एक ऐसी बॉडी है जो संसार का प्रतिनिधित्व करती है, और उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी अगर कोई है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट किन्हीं विषयों पर नकारात्मक रहती है जबकि विश्व की आवश्यकता है, तो फिर जनरल असेंबली भी उस पर एक्शन ले सकती है। और जनरल असेंबली के द्वारा पारित किया गया कानून या जनरल असेंबली के द्वारा बनाए गए रेगुलेशन किसी भी हालत में सिक्योरिटी काउंसिल से कम नहीं होते, भले ही सिक्योरिटी काउंसिल ने उसमें वोट ना डाला हो। तो आप समझ लीजिए कि मेरा मानना यह है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल विरोध करती भी है और बाकी के कंट्री एक आध कंट्री उसमें वीटो का इस्तेमाल करते हैं, सपोज चाइना वीटो का इस्तेमाल करेगा, तो चाइना वीटो का इस्तेमाल करता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से वो रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल को बाध्य किया जा सकता है अगर कोई एक कंट्री किसी बड़े रिफॉर्म के पीछे पड़ जाता है और उसको होने नहीं देता। तो मेरा मानना यह है कि अब मोदी जी को प्रयास जो शुरू करने चाहिए वो ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हम किस प्रकार से वो रेजोल्यूशंस पास करवा सकते हैं, या जनरल असेंबली में क्या हम पास करवा के यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जो पास हुआ था उस समय, उसके कंपैरिजन में हम इसको ला सकते हैं क्या। मुझे लगता है कि इस विषय पर अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य निश्चित रूप से हमसे विरोध करेंगे, लेकिन अगर हम ये माहौल बना पाए कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाइना होने ही कभी नहीं देगा, इसके लिए बाकी कंट्री अगर एग्रीड हों और चाइना अगर केवल एक आध कंट्री डिसएग्रीड हो, जैसे यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन में रशिया डिसएग्रीड था, तो फिर जनरल असेंबली से वो पास हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जैसे यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन में उसने डिसीजन दिया था वैसा ही डिसीजन यहाँ पर भी देगा। तो मुझे लगता है कि ये हमको तैयारी करनी चाहिए और विश्व के जो कंट्री चाहते हैं कि रिफॉर्म आए उनको जनरल असेंबली पर भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल में वो रोल प्ले नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंबर नहीं है। लेकिन जनरल असेंबली से अगर ये रेजोल्यूशंस पास होने लगते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के पास भेजे जाते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल से कहा जाता है कि इस पर विचार करिए, तो ये जो अंदर छुपे डुके कंट्रीज़ हैं जो
हमारा सपोर्ट तो करते हैं लेकिन खुलकर नहीं कहते। इनको भी कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर जनरल असेंबली ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करती है कि सिक्योरिटी काउंसिल में संशोधन लाना है, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस में संशोधन लाना है, उसकी प्रोसीजरल मैकेनिज्म में संशोधन लाना है, उसकी वीटो पावर में संशोधन लाना है, तो मुझे लगता है कि फिर जनरल असेंबली को, सिक्योरिटी काउंसिल को भी उस पर निर्णय लेना ही होगा। और जिस दिन सिक्योरिटी काउंसिल उस पर निर्णय ना ले, उस दिन यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन की भांति ही जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। यूनाइटिंग फॉर रिफॉर्म्स इन सिक्योरिटी काउंसिल नाम से बनाया जा सकता है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। चैलेंज होगा अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो परिणाम वही होगा जो परिणाम रशिया वाले मामले में यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन में हुआ था। मुझे लगता है कि इन विषयों पर अब हमें उस स्तर से काम करना शुरू करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।